लद्दाख हर प्रकार से एक भौगोलिक खजाना है, जहां हर साल यहाँ की बर्फीली चट्टानों, दिलकश नज़ारों और बौद्ध संस्कृति का अनुभव करने लोग सैकड़ों की तादाद में आते हैं। मगर कई लोग ये नहीं जानते कि इसका शाही इतिहास भी है, जिसने यहाँ के पूरे क्षेत्र को उसका वर्तमान आकार देने में बहुत योगदान दिया है। ये है नामग्याल साम्राज्य, जिसकी छाप हमें लेह पैलेस में मिलती है। केंद्रीय शासित लद्दाख के लेह में नामग्याल हिल पर स्थित लेह पैलेस को लाचेन पालकर महल के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में निर्मित ये महल नामग्याल साम्राज्य के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक 9 मंजिला इमारत है, जहां से पूरे लेह शहर का नजारा दिखाई देता है। इस शाही महल से जुड़े और भी कई पहलू हैं, जो इसको आलीशान बनाते हैं। आइए आपको इनमें से कुछ के सफर पर ले चलते हैं। लेह पैलेस नामग्याल साम्राज्य के विस्तार का गवाह रहा है। 15वीं शताब्दी में स्थापित नामग्याल साम्राज्य दरअसल मार्युल साम्राज्य से उपजा था, जहां पर इसके संस्थापक लाचेन भागन ने इसके आखिरी मार्युल शासक लोटेन चोगदेन को गिरफ्तार कर निष्कासित कर दिया था। इसके 5वें शासक ताशी नामग्याल ने सेमो महल का निर्माण किया, जो लेह पैलेस से पहले इस शाही परिवार का गढ़ हुआ करता था। मगर ये साम्राज्य अपने चरम पर 9वें शासक सेंगे नामग्याल के शासनकाल के दौरान पहुंचा। लद्दाख के सिंह राजा से प्रख्यात सेंगे ने न सिर्फ अपने राज्य का विस्तार मौजूदा बाल्टिस्तान के आसपास तक किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को सशक्त भी किया, जिसका नतीजा आज हमें हेमिस, वांगला और चेम्डे जैसे गोम्पाओं में दिखाई देता है। वही लेह पैलेस के निर्माण पर काम इसी दौरान हुआ था, जहां पर कई पूजा घर, आलीशान कमरे और बौद्ध चिन्ह बनाए गए थे। इस महल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऊपरी हिस्सा जिसमें शाही परिवार रहता था, और निचला हिस्सा जहां पर अस्तबल और भंडार हुआ करते थे। कई लोग ये नहीं जानते कि शे और रूडोक महलों की वास्तुकला का आधार लेह पैलेस है, जिनका निर्माण 12वें शासक डेल्डेन नामग्याल ने करवाया था। माना जाता है कि इन्होंने लेह पैलेस के भीतर एक 2 मंजिला भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लगवाई थी। अपने निर्माण से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक लेह पैलेस कई जंगों से सुरक्षित रहा। सन 1670 के दशक में जब डेल्डेन नामग्याल ने अपने तिब्बती हुक्मरानों के शत्रु भूटान का समर्थन करके उनका विश्वास तोड़ा, तब तिब्बतियों ने लद्दाख के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया। अब नामग्यालों ने फिर मुगलों से मदद मांगी, जो उन दिनों कश्मीर के काफी हिस्सों तक फैल चुके थे। मुगलों ने एक व्यापारिक और वित्तीय समझौते के बदले में मदद करके तिब्बतियों को तो हराया, मगर फिर तिब्बती वापस आए और उन्होंने न सिर्फ लद्दाखियों को हराया, बल्कि आगे चलकर एक सुलह भी की, जिसने नामग्याल शासकों की स्वतंत्रता को काफी हद तक छीन लिया गया था। इसके साथ साथ शाही परिवार के आपसी रंजिशों के बावजूद लेह पैलेस महफूज रहा। मगर जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों का विस्तार होने लगा, उनके कई शोधकर्ता
यायावर और व्यापारी लद्दाख या वहां से जाने लगे थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लेह पैलेस का भी जिक्र किया है। लेह पैलेस, जो एक जमाने में लद्दाख क्षेत्र के सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों का गढ़ रहा था, सन 1830 के दशक में अपने पतन की ओर तब गया जब जोरावर सिंह कहलूरिया के नेतृत्व में डोगराओं ने पश्चिमी तिब्बत और बाल्टिस्तान के साथ साथ लद्दाख को भी कब्जा कर उसको सिख शासन के अधीन लाया। एक संधि के चलते जब लद्दाखियों से 20,000 रुपए की सालाना शुल्क का सौदा तय हुआ, तब नामग्याल परिवार ने लेह पैलेस को 2 शताब्दियों बाद छोड़ा और फिर वे स्टोक महल में रहने लगे थे। वही पहले आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार के बाद 9 मार्च सन 1846 में लाहौर की संधि के तहत जम्मू और कश्मीर एक रियासत बनी और इसके बाद लेह अंग्रेजों के अधीन आया, मगर फिर भी लेह पैलेस वीरान रहा। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जब लेह की सामरिक महत्वता बढ़ी, तब इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हुआ, जिसके तहत नए मकान और सड़कें बनाए जाने लगे। इसके कारण लोगों का ध्यान अब पुराने शहर से नए की ओर जा रहा था। मगर सन 1980 के दशक में लेह पैलेस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड और तिब्बत हेरिटेज फंड की संयुक्त देखरेख में आया, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग आज इसके पुनर्निर्माण में सक्रिय है। इस महल में आज 500 साल पुराने तिब्बती थांग या चित्र और लद्दाख के साथ साथ यहाँ के बौद्ध इतिहास के कई अंशों को भी विस्तार से देखा जा सकता है। आज लेह पैलेस हिमालयी क्षेत्र में मौजूद सबसे भव्य इमारतों में गिना जाता है, जहां पर हमें लद्दाखी इतिहास और संस्कृति की विस्तृत झलक देखने को मिलती है।